हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ मी में। आज की यह वीडियो सीटेट एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि सीटीपी के टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को यहां हम देखेंगे। आज के इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को शामिल किया है जो सीटेट में सर्वाधिक बार पूछे जाते हैं। 50 से 60% क्वेश्चन एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पावलोव, जीन पियाजे या स्किनर, या इनमें से कोई नहीं। स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और पावलोव ने जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे जो है, इनका कथन है कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये भी जीन पियाजे जी ने ही कहा है। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। कितनी अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में। पहली अवस्था है आपका संवेदी कामक अवस्था, जो आपके जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। तीसरी अवस्था है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक चलती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ये आपका 11 से लेकर 14 वर्ष या उसके ऊपर तक चलती है। आपको इसकी एज जो है ये याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवेदी कामक अवस्था की अवधि कितनी है या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चलती है। तो जब बच्चा 10 से 11 वर्ष में आता है, तो वह तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना नहीं, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने के लिए जो सबसे अच्छा है वो है आपका अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। देखिए, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन्हें आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती, आप उन्हें नॉर्मली समझा देंगे तो वो समझ लेंगे। लेकिन जो बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं या थोड़ा कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, तो उनके लिए आपको विभिन्न प्रकार के शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना होगा। तो इसलिए जो सबसे उपयुक्त है ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता आपको बताना है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तो ये संबद्ध है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये शारीरिक क्रिया है, ना कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। आपसे नहीं पूछा गया था, यानी निगेटिव क्वेश्चन था, तो निगेटिव वाला ऑप्शन ही आपका उत्तर होगा। वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो आपका
संज्ञानात्मक विकास पूछता है, एक सामाजिक विकास पूछता है। क्या क्या पूछता है? संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो जब आपसे संज्ञानात्मक विकास पूछे तब आप विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण लगाएंगे, लेकिन अगर आपसे सामाजिक विकास पूछे तब आप क्या लगाएंगे? खेल का मैदान लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास पूछा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका जो है वो बिल्कुल सही है। पाठचर्या यानी करिकुलम, तो इसमें आपका विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जो है वो समाहित है, जिससे बच्चे प्रतिदिन अनुभव करते हैं, सीखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी समाप्त नहीं होती, यानी निरंतर चलती रहती है। तो निरंतरता का सिद्धांत ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। विकास आरंभ कब से होता है? तो गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है आपका विकास, और जीवन प्रयत्न चलती है विकास। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? देखिए, पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? खिलौनों की आयु कहते हैं। कब से कब तक चलती है? तो 2 से 5 वर्ष तक आपकी पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। इसी को खिलौनों की आयु भी कहते हैं। ये आपके शैशवावस्था का ही पार्ट है। कुछ वैज्ञानिक जो है वो शैशवावस्था को जन्म से लेकर 5 वर्ष तक मानते हैं, और कुछ वैज्ञानिक जो शैशवावस्था को 0 से लेकर 2 वर्ष तक मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि शैशवावस्था शब्द जो है वो इन्फेंसी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ना बोल पाना, और 2 वर्ष तक के बच्चे की भाषा जो है इतनी स्पष्ट नहीं होती है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक जन्म से लेकर 2 वर्ष तक ही शैशवावस्था को मानते हैं, और 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था को वो पूर्व बाल्यावस्था मानते हैं। इसी को खिलौनों की आयु कहते हैं। बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? तो गैंग एज या टोली एज, वीर पूजा की आयु, ये बाल्यावस्था कहलाती है। इसमें बच्चे जो है मित्र बनाते हैं, लेकिन सक्रिय सदस्य कब होते हैं? किशोरावस्था में वो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगर यहाँ पे सक्रिय शब्द नहीं होता तब आप क्या लगाते? बाल्यावस्था लगाते। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो पियाजे द्वारा की गई है। मैंने आपको बता दिया है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तो यहाँ पे जो होगा आपका उत्तर वो होगा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जो आपकी 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष या उसके ऊपर चलती है। इसमें बच्चा जो चीज़ सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मूर्त क्रियात्मक अवस्था में क्या करता है? बच्चा जो चीज़ सामने है सिर्फ उसी के बारे में सोचता है, यानी जो चीज़ प्रत्यक्ष है, जो दिखाई दे रहा है, उसी के बारे में सोचता है। लेकिन औपचारिक क्रियात्मक अवस्था या फिर इसी को अमूर्त क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें बच्चे जो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, उसके बारे में भी सोचता है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा? तो नहीं, ये तो गलत है। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा? तो सही है। बच्चे जब खेलेंगे तो आपस में एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, और उनका शारीरिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, मानसिक विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। समय बिताने के लिए नहीं किया जाएगा या उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, तो ये सही है। लेकिन सबसे बेस्ट
वरिष्ठ जो है वो है ऑप्शन नंबर आपका बी। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या औपचारिक शिक्षा का। देखिए, एक आपका होता है अनौपचारिक शिक्षा और एक होता है औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जैसे आप विद्यालय में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक निश्चित समय होता है और निश्चित स्थान होता है, टीचर आपके निश्चित होते हैं। तो इसी को औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में दिया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जिसका कोई निश्चित समय ना हो और न निश्चित स्थान हो। जैसे अभी आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो आप मोबाइल से कहीं भी पढ़ सकते हैं, चाहे आप रूम में पढ़िए, बाहर पढ़िए, घूमते हुए पढ़िए, किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं। सुबह पढ़िए, रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। कोई निश्चित समय नहीं है, न कोई निश्चित स्थान है। तो इसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। लेकिन जो विद्यालय में शिक्षा ली जाती है वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो परिवार एक साधन है और अनौपचारिक शिक्षा का है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। सामाजिक मूल्यों का विकास करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है आदर्श रूप से बर्ताव कर। छोटे बच्चे जो होते हैं वो मूर्त चीज़ों को शीघ्र सीख लेते हैं, यानी जो चीज़ दिखाई दे। जब शिक्षक का व्यवहार जो है आदर्श रूप में होगा तो बच्चे देखेंगे और उनसे सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, कक्षा में समयानुवर्ती होना या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। तो एक शिक्षक के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अगर किसी विद्यार्थी को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो वो उसे इस तरह से समझा पाए कि विद्यार्थी अच्छे से समझ सके, उसकी जो भी कठिनाइयाँ हैं, प्रॉब्लम्स है, उसे दूर कर सके। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या मान्यता है? तो बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, तो बचपन जो है वो प्रतीक्षा नहीं करता है। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, ये भी गलत है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत हैं। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। कहाँ करेगा? तो स्वतंत्र अध्ययन में करेगा कठिनाई का अनुभव। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति से, सही है। नैतिकता द्वारा, ये भी सही है। बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लगाएंगे ये सभी। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का बर्ताव जो है आदर्शवादी होना चाहिए, ताकि बच्चे देखें और उनसे सीखें। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण बताइए। बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कहना है हमें, किसी भी एक जेंडर को अधिक नहीं मानना है कि अधिक बुद्धिमान है। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है।
बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक की बात नहीं की जा रही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी ये दोनों कॉम्प्लिकेटेड है। ये क्वेश्चन जो है ये विवादित होने वाला क्वेश्चन है। आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है। जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं सामर्थ्य है। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? देखिए यहाँ पे अगर हम हटा दें कि समकक्षी और सक्रिय सदस्य, यानी बच्चे सदस्य बनते हैं यानी मित्र बनाते हैं, तो किस आयु में? बाल्यावस्था में। और सक्रिय वाला मैंने आपको पहले ही करा दिया है, उसका उत्तर आपका क्या होगा? तो किशोरावस्था होगा। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता, ईमानदारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी जो मानती है वो है आज्ञाकारिता। लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक जिस भी स्टेट में पूछा गया है उन्होंने सहभागिता को माना है। किसे माना है? सहभागिता को माना है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एनसीईआरटी क्या मानती है? आज्ञाकारिता, ऑप्शन नंबर बी। तो हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी के आधार पे पूछे जाते हैं। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा। तो सबसे उपयुक्त उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जब आप बच्चे को बुनियादी स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में देंगे तो वो बच्चे के प्राकृतिक वातावरण से संबंधित होगा, उससे आप कनेक्ट करके शिक्षा देंगे तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, नहीं। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही है। परीक्षा के लिए नहीं तैयार करना है। विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, तो सिर्फ सामाजिक जागरूकता का विकास नहीं करना है, बच्चों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना है। आपको ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसकी कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। कुछ लोग शैशवावस्था को भी लगाते हैं, तो शैशवावस्था को नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है? पूर्व बाल्यावस्था को लगाना है। अगर ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था नहीं है तब आप शैशवावस्था को लगाएंगे। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो खेलने की अवस्था जो है ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, बाकी तीनों विशेषताएं जो है वो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान और संख्या। तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों चीजों में वो परिवर्तन समझने लगते हैं। उत्तर बाल्यावस्था की बात की जा रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि यानी इंटरेस्ट, रुचि यानी इंटरेस्ट। रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, तो यह बिल्कुल सही है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही नहीं है, और जो सही नहीं था वही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। रुचियाँ जो है वो समय के अनुसार बदलती रहती है, ये बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है या महत्वपूर्ण भूमिका? ये दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, बाकी ये दो ऑप्शन तो गलत है। तो कहीं पे इसे जो है नाम मात्र की भूमिका माना जाता है। जो आपके स्टेट वाले टेट होते हैं इसमें नाम मात्र की भूमिका कुछ स्टेट वाले मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप क्या लगाएंगे उत्तर? ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, किसमें करता है? तो दबाव से निपटने में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो सामाजिक संचरण जो है ये लेवाइगोस्की जी ने इसे बौद्धिक विकास का तत्व माना है, लेकिन पियाजे जी ने नहीं माना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, अनुभव है, और संतुलिनीकरण जो है ये भी है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस देख लिए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, वो भी देख ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।